If someone can just summarize कि अब तक क्या हुआ है. Yes, sir. Should I start, sir? Yeah. Okay. तो हमने पहले ये देखा था कि स्कूल्स और स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो और टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे से कैसे टैकल करना है, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। और उसके बाद उन्होंने होम स्कूलिंग का भी ऑप्शन दिया था कि जो बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर वो कैपेबल नहीं है स्कूल जाने के या फिर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है तो उनको भी उन्होंने होम स्कूलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जो बच्चे टैलेंटेड है उनको जिनके पास नेचुरल पावर्स है तो वो एनसीसी में भी वो जा सकते हैं, वो भी बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे डिजर्विंग है, टैलेंटेड है और अच्छे हैं पढ़ाई में तो उनको स्कॉलरशिप्स और स्कीम्स भी दी जाएगी। और उसका सिर्फ एक ही वन वे कम्युनिकेशन रहेगा जिससे कि हर एक जो डिजर्विंग बच्चा है उसे मिले और बीच में कोई यहाँ वहाँ नहीं करती। और जो बच्चे नहीं, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने बड़े फॉर्मेट्स में टेक्स्ट बुक्स वगैरह डिजाइन करने का भी बोला है और जिसमें ब्रेल सिस्टम रहेगा जिससे जो बच्चे देख नहीं पाते वो टच और फील करके भी वो रीड कर सकते हैं। That's it, sir. Do you want to add something? नहीं, if anyone else would like to add any points, they can. Otherwise, we can move on with 6.19. Is there anything else to add? Okay, I think we can move on with 6.19. Yes, 6.19 इसमें उन्होंने ये बताया कि हमने जो भी सब ऊपर पॉइंट्स पॉलिसीज वगैरह देखी तो वो सब इम्पोर्टेंट है बट वो सब को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है चेंज लाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्कूल के कल्चर को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके जो कस्टम्स है उसको उसमें भी काफी चेंजेस लाने पड़ेंगे जिसके लिए स्कूल सिस्टम में हर पार्टिसिपेंट, हर टीचर को, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अवेयर किया जाएगा बच्चों की जरूरतों के लिए, बच्चे को क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं। और बच्चों की जरूरतों के लिए वो सबको ट्रेनिंग दी जाएगी और हर एक बच्चे को इक्वल और फेयर ट्रीट किया जाएगा, पार्शियलिटी नहीं रहेगी और रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी विल बी द पार्ट ऑफ दिस करिकुलम जिसमें हर एक बच्चे को वो नॉलेज और शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वो आगे चल के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने इंडिया के लिए और उनको सोशल नॉलेज भी रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हर एक चीज के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा स्कूल में ही ताकि उनमें इम्पैक्ट दिखे। टीचर्स जो रहेंगे उन्हीं का वो रोल मॉडल देख के और वो भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए उन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग देने का भी बोला है और हाई क्वालिटी टीचर्स को भी हायर किया जाएगा। So this an example of this we have already seen. हम लोग के स्कूल में भी जैसे कुछ कुछ लोग हैं, जैसे भवजीत था तो भवजीत had this issue. He was like even in his working, the way he thought and the way he behaved, reacted and everything, randomly, not randomly, but then हम लोग जो चीजें recognize और perceive नहीं कर पाते हैं उसमें भी he used to start crying and his वो खिड़की से देखता था towards the end of the school time, तो if he wouldn't see his father तो he would start crying and things like that. तो in that case we knew that we had an uphill battle. हम लोग को पता था कि थोड़ा situation tough है, मगर हम लोगों ने धीरे धीरे उससे उसके ऊपर काम करने के बदले में वी क्रिएटेड द राइट एनवायरनमेंट फॉर हिम। हम लोगों ने उसके बैचमेट्स को, उसके क्लासमेट्स को सेंसिटाइज किया ताकि वो समझदार बने, वो ज़्यादा मैच्योर बने एंड वी डिडंट फेस एनी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो, जो हम लोग बाकी सोसाइटी में भी ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग पड़ोस आस पड़ोस में भी देखते हैं कि
जो थोड़े से अलग होते हैं उसके बारे में किस तरह से लोग बात करते हैं, उन्हें किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो ही वुड हैव बीन ट्रीटेड द सेम वे। हम लोग के स्कूल में भी शायद वो उसी तरह से ट्रीट होता, अगर हम लोग उस पर एक्टिवली काम नहीं करते तो। तो हम लोगों ने ये धीरे-धीरे कुछ अलग-अलग मेथोडोलॉजीज़ से एंड जिस तरह से हम लोग बच्चों से बात करते हैं, उससे हम लोगों ने जो छोटे बच्चों की जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो बरकरार रखी, जागरूक रखी, तो उसके वजह से it was very helpful for Bhavjit as he was growing up, as he was developing. Similarly, we have other children also who have some other characteristics, and in those also it is because the other children have been sensitized. जो बाकी के batchmates है वो ज़्यादा sensitive है and ज़्यादा सतर्क है, aware है। उसके वजह से अपने आप जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हेल्दी इंटरेक्शंस होते हैं, सेंसिबल इंटरेक्शंस होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग उसके बदले में अगर रूल अप्लाई कर देते थे कि इस बच्चे के साथ में कोई ऐसा बात नहीं करेगा, तो देन द अदर चिल्ड्रन वुड हैव फाउंड आउट अदर मीन्स। वो कुछ और तरीके ढूंढ निकालते थे कि हम लोग अब भी उस बच्चे को परेशान करेंगे, मगर रूल्स फॉलो करके परेशान करेंगे। सो यू नो दैट इज द प्रॉब्लम विद पॉलिसी। कि पॉलिसी आपको कुछ चीजों के बारे में ये बोल देता है कि ये गलत है, मगर वो ये नहीं बोलता है कि आप जो भी रास्ता चुनोगे ये करने के लिए, वो सारे रास्ते गलत ही है, बिकॉज द आउटकम इज रॉन्ग। एंड वो रास्ता क्यों, वो आउटकम क्यों गलत है, वो भी नहीं समझाता है। सो वो चीजें स्कूल की ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है, फैमिली की ड्यूटी है। तो वो चीजें हम लोगों को एक्टिवली करना जरूरी है। वी आर सीइंग के सोसाइटी में भी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ नंबर गेम्स एंड ऑल दैट, रैंकिंग, मेरिट वगैरह ये सब चीजों के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। उसके वजह से ये सब चीजें बच्चों में डेवलप नहीं होती है। दिस इज लॉस्ट ओवर टाइम, क्योंकि इसे इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया नहीं जाता है। सो बच्चे अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं एंड देन वी नो द रेस्ट, ऑल द डिप्रेशन एंड ट्रॉमा एंड एवरीथिंग। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इन चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू वर्क ऑन दिस। Is there anything else that anyone else would like to add? Okay, so we'll move on with 6.20. Yes, 6.20 उसमें उन्होंने ये बोला है कि स्कूल में स्टूडेंट्स को भी अवेयर किया जाएगा ये न्यू करिकुलम के बारे में, ताकि वैसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो और वो भी आगे जाके चेंजेस दिखाए, बच्चों में भी रिजल्ट्स अच्छे दिखे। तो इसमें वैल्यूज भी इंक्लूड की जाएंगी, जैसे कि जेंडर इक्वेलिटी। जैसे लड़की और लड़के में भी हम डिफरेंस बहुत जगहों पे किया जाता है, पहले प्रेफरेंस बॉयज को मिलता है फिर गर्ल्स को, तो वो ना रहे आगे चल के आगे के जनरेशन में। और ह्यूमन राइट्स उनको बताए जाएंगे कि जो जिसका अधिकार है, यानी कि कोई जिसका जो अधिकार है उस हक के लिए लड़े या फिर वो स्टैंड ले अपनी जगह पे। और उसके साथ ही साथ सिटीजन्स को सोशल अवेयरनेस भी मिलेगी, अगर वो वैल्यूज अगर इंक्लूड किए जाएंगे स्कूल्स में। तो बच्चे जो आगे चल के अपना दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो देश के बेटर के लिए करेंगे और उनको पूरा अवेयरनेस रहेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और साथ ही साथ उन्हें हर रिलीजन के बारे में भी नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें उनको ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि पार्शियलिटी जैसे होता है हिंदू मुस्लिम्स का हुआ या कोई भी जगहों पे होता है कि ये रिलीजन है तो ऐसा नहीं होता है, हमारा बराबर, हमारा सुपेरियर रिलीजन है, ऐसे भी कहीं पे ट्रीट किया जाता है। तो वो सब उनको सिखाया जाएगा कि हर एक रिलीजन इम्पोर्टेंट कितना है और हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है, अपने कस्टम्स एंड कल्चर्स है। Yeah. So as you notice कि अभी जितना भी जो कुछ भी डिस्कस हुआ ये 6 वाले पॉइंट में, ये 6.19 मतलब 619 और 620 में उन्होंने समराइज कर दिया है। एंड
इसका आप वेट थोड़ा सा तोलने की कोशिश कीजिए कि बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन एंड इफ दिस इज नॉट डन व्हाट विल नॉट हैपन। अभी हम लोगों की इतनी ज्यादा एनर्जी, ओके वी कैन से टू पार्टीज, थ्री पार्टीज। वन इज जो विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब जिसे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मतलब यू डू थिंग्स सो दैट दिस पर्सन इज हाईएस्ट, वो। और जो ये अत्याचार कर रहा है एंड जो ये अत्याचार रोक रहा है, ये तीनों भी पार्टीज में हम लोगों की पूरी कंट्री पड़ जाती है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर आउटसाइड दीज थ्री कैटेगरीज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोगों का एज अ कंट्री, एज अ नेशन कितना एफर्ट जाता है या तो झगड़े करने में या फिर झगड़े रोकने में। इट इज या फिर झगड़े देखने में। देयर आर पीपल हु वॉच एंड मजा लेते हैं। सो लेट्स से फोर कैटेगरीज। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है बिकॉज देर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी। एंड ये जो सेंसिटिविटी है हम तभी डेवलप कर सकते हैं व्हेन ऑल दीज टॉपिक्स जो दीपिका मैम ने बताए, ये टॉपिक्स पर ध्यान दिया जाए। एंड यू विल नोटिस के अ लॉट ऑफ ईवीएस चैप्टर्स जो आई थिंक ग्रेड 1 से ग्रेड 4 या 5 तक के जो बहुत सारे ईवीएस के चैप्टर्स हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। It is all based on awareness, ethics. It is all based on human rights, gender equality. बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि आपके घर में अगर आप भाई बहन दो लोग हैं तो आपको कितने बजे तक खेलने देते हैं और आपके भाई या बहन को कितने बजे तक खेलने देते हैं, आपको क्या काम करने लगाते हैं और आपके भाई बहन को क्या काम करने लगाते हैं। तो ये सब जैसे जैसे पता चलता है तो देन दे रियलाइज दिस फ्रॉम अ वेरी यंग एज के देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइप। वो समझ में आता है उनके कि किसी तरह का पैटर्न है। एंड देन उन्हें हम लोग को काउंसिल करना पड़ता है, मतलब ऑल दैट इज इन द चैप्टर इटसेल्फ कि वो सवाल और वो डिस्कशंस अगर हम लोगों ने एक्टिवली लिए, नॉट एज अ चैप्टर बट एज अ प्रॉपर डिस्कशन ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, तो बहुत बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू के उस पे वेटेज ज्यादा बढ़े। एंड इट शुडंट बी द अदर वे अराउंड कि ये you have science and then you have these chapters. It should be this is what you are supposed to do, behave, act like, put into habit, and science is a skill that you will be learning side by side. तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो एकेडमिक्स है वो तो बिल्ड होते रहेगा। तो ये जो टॉलरेंस है, ये जो एक्सेप्टेंस है, सेंसिटिविटी है, एम्पैथी है, ये सारी चीजें सिर्फ टीचर्स में नहीं बच्चों में भी रहनी चाहिए। द टीचर्स एज वेल एज द चिल्ड्रन हैव टू लर्न दिस, हैव टू। बच्चों में तो होता ही है बट ओवरऑल जब धीरे धीरे प्रायोरिटीज एकेडमिक्स पे शिफ्ट होते जाती है तो देन दीज थिंग्स आर साइडलाइन। तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज वन प्राइम मोटिव, वन ऑफ द प्राइम मोटिव्स ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Okay, so we'll continue with the seventh part. Yes, sir. I think I have completed my points. Now Pooja ma'am is going. Okay. Pooja ma'am is going. Yes, thank you, Deepika ma'am. So 7 point, स्कूल में उपलब्ध संसाधन एवं प्रभावी शासन के माध्यम से स्कूल और स्कूल के समूह को कार्यान्वित करना। 7.1, समग्र शिक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान ऐसे देश भर के राज्यों में होने वाले प्रयास द्वारा छोटे छोटे गांव में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना तो हुई है। इन स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच को भी सुनिश्चित करने में मदद हुई है। इन स्कूलों में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें छात्रों की संख्या कम है। यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सरकारी प्राथमिक स्कूल
28% और उच्च प्राथमिक स्कूल 14.8%। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 30 से भी कम होती है। छोटे छोटे गांवों में जो एसएसए की तरफ से जो स्कूल स्थापित हो गए हैं और उसमें सार्वभौमिक सब चीजों की पहुंच भी सुनिश्चित की गई है, लेकिन फिर भी वहां पे बच्चों की संख्या बहुत कम है, 30 से भी कम है। और जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे जब प्राइमरी में बच्चे होते हैं तब 28% बच्चों की संख्या होती है, और जैसे जैसे वो बच्चे आगे की क्लासेस में जाते हैं तो 14.8 लेस हो जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा गर्ल्स की संख्या कम होती है। और कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छात्रों की संख्या प्रति कक्षा 14 छात्र और कुछ कक्षाओं में औसत सिर्फ 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में एक शिक्षा पद्धति स्कूल 1,08,017 1,08,1700 थे। इनमें से 1 से 5 कक्षा वाली प्राथमिक स्कूलों की संख्या 8,05,7,400 थी। Sir, would you like to add something? Yeah, it's 85,743, no? Yes, sir. No, 8,05,000. Yes, that's what, sir. हाँ, okay, because total जो teachers है 2016-17 के count के हिसाब से that was 1,08,017. This is about the teachers of government schools. तो इसमें से 85,743 are only in primary, मतलब first से fifth तक के। तो मतलब बाकी के जो approximately 15 plus 8 that is 23 approximately 23,000 टीचर्स जो बाकी के हैं वो पूरे देश में फॉर क्लासेस अबव 5 दैट मींस 6 to 10 6 to 12 वगैरह के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ करीबन 25,000 टीचर्स हैं। तो ये जो एक अनइवननेस है, फिर बाद में जो जेंडर का अनइवननेस है, ये सारी चीजें, ये सारे फिगर्स इसमें बताए हुए हैं, and we will come to why they have given those figures in the next few points. Does anyone else have to add anything to this? Okay. So we can move on to the next point. तो उन्होंने ये figures अब क्यों बताए हैं and उसका क्या करना है, that will come now. Yes. 2.7 कम संख्या वाले स्कूल है जिसमें शिक्षक तो है, महत्वपूर्ण संसाधन भी है। स्कूल संचालन जटिल एवं अव्यवहारिक है, मीन्स कंप्लीट और अनप्रैक्टिकल है, मीन्स वहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती है। स्कूल में टीचर्स है, सब चीजें भी है, बट प्रैक्टिकल नहीं होता है। शिक्षकों को एक साथ कई सारे विषय पढ़ाने पड़ते हैं। शिक्षकों को ऐसे भी विषय पढ़ाने पड़ते हैं जिसमें उनका कोई पहले से बैकग्राउंड नहीं है, मतलब एक ही टीचर है तो उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, और टीचर्स को ऐसे भी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं जो उनका पहले से कुछ उसमें बैकग्राउंड नहीं है, जैसे म्यूजिक, कला, खेल सिखाए जाते हैं। प्रयोगशाला, खेल उपकरण, किताबों की संख्या, इसमें ये उनके स्कूल में बहुत कम होता है। Sir, would you like to add something? Yeah, so again they are talking about the status के ये सारे जो schools है उसमें facilities भी कम होती है, staff भी कम होता है, and which is why जो उनकी सारी चीजें होनी चाहिए वो पूरी तरह से हो नहीं पाती है। We can ये सारे मतलब ये दो points तो straight forward है। We can move on to the next one, 7.3. Yes, 7.3 दूर दराज गांव में स्थापित अकेली स्कूल के कारण शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली पर विपरीत परिणाम दिखाई देता है। शिक्षक एवं छात्र टीम वर्क के स्वरूप में अच्छा काम कर सकते हैं। मैं जो स्कूल दूर होती है, अकेली स्कूल में जहाँ पे जो एकदम गांव के बाहर स्कूल होती है, और वहां पर
बच्चों के मन पर कुछ अलग असर होता है, क्योंकि वहां पर सब दूर दूर होता है, उन्हें जाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसमें बताया है कि टीचर्स और स्टूडेंट टीम वर्क में ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और स्कूल चलाने में एवं शासन में छोटे छोटे स्कूल कई सारी कठिनाइयां खड़ी करते हैं। मीन्स स्कूल दूर है तो उसमें छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी उन्हें मुश्किलें आती है। वही बोला है उन्होंने कि वो मुश्किलें खड़ी करते हैं। स्कूल दूर है तो ऑफ कोर्स बच्चों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम होंगी। तो उसमें उन्होंने ये बताया है स्कूलों में संख्या ज्यादा होने के कारण बहुत सारे संसाधनों के साथ सभी स्कूलों का स्तर समान रखने में कठिनाइयां होती है। स्कूल दूर दूर है तो उन्हें सामान हर तरफ पर सेम पहुंचाने में या उसकी क्वालिटी एक रखने में बहुत सारी मुश्किलें होती है। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में भौगोलिक अंतर बहुत ज्यादा होता है। वहां पहुंचने में उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण मुश्किलें आती हैं। वही बोला है कि उनमें भौगोलिक मीन्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और उपरोक्त सभी कारणों से स्कूलों की स्तर क्वालिटी मेंटेन करना एसएससी के लिए मुश्किल होता है। हाँ, बस वही बोला है उसमें कि स्कूल दूर दूर होने की वजह से वो हर तरफ सेम चीजें नहीं पहुंचा सकते, तो फिर उसमें उनको बहुत सारी मुश्किलें आती है स्कूल तक पहुंचने में। इसलिए एसएससी के लिए ये मुश्किल होता है कि वो सबकी मीन्स इक्वालिटी वो क्वालिटी मेंटेन करे। दैट्स इट। सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, जस्ट यही कि तो वो जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे वो पुराने स्ट्रक्चर्स ही अब तक चलते आ रहे हैं। तो पहले अगर ये सिस्टम था कि इतने डिस्ट्रिक्ट में इतने एजुकेशन ऑफिसर्स रहेंगे और इतने क्लस्टर्स रहेंगे, क्लस्टर हेड्स रहेंगे, सो बॉडीज उतनी ही है, बट देन हर एक के नीचे नंबर ऑफ स्कूल्स हैज इंक्रीज सो मच कि कोई भी एक स्कूल पे उनको ढंग से अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट प्रैक्टिकल. So that also probably they are going to change. Yeah. Now 7.4 स्कूलों में विलगीकरण मीन सेपरेटेशन के बजाय अगर स्कूलों का एकत्रीकरण किया जाए तो उपरोक्त परिस्थिति में कुछ बदलाव संभव है। मीन जो दूर दूर जो स्कूल है अगर उन्हें एक साथ लाया जाए, एक ही स्कूल किया जाए, तो जो उसमें हम लोग बदलाव देख सकते हैं। जो अभी मुश्किलें आ रही है वो नहीं आएंगी, परंतु इस विषय को बहुत ही सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार के उपायों को छोटे पैमाने पर करना संभव है। छोटी स्कूलों द्वारा उपस्थित रचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान बड़ी संख्या में नहीं होगा। Yeah, I मीन्स think इसमें this वही is बताया। straightforward. यस। नाउ 7.5 ऊपर की जो चुनौतियां है उनका समाधान करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासन प्रदेशों द्वारा 2025 तक प्रयास किए जाएंगे, जिसमें स्कूलों के समूह बनाना या उनकी संख्या को सुनिश्चित रूप देना आदि कार्यों के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाना। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित किया गया है कि हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषयों को परामर्शदाता मीन्स काउंसलर, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, एजुकेशन सोशल वर्कर और शिक्षक साझा मीन्स एजुकेशनल सोशल वर्कर और काउंसलर, अगर ये दोनों मीन्स एक ही पर्सन अगर ये दोनों काम करता है तो बहुत ही अच्छा, उसे साझा कहा गया है यहाँ पर। और उसके बाद जो पॉइंट है साइंस लैब, कंप्यूटर, ये होना चाहिए। एंड फिर थर्ड पॉइंट है कि स्कूल में टीचर और बच्चों का जो रिलेशन होता है वो उसे और क्लोज करने के लिए स्कूल में एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे और क्विज, इन सब ये सब चीजें रखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, दिव्यांग बच्चों के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, और अगर ये सब होता है तो बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज होती है दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसे एनुअल डे वगैरह, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कूल के छोटे छोटे उसके बाद वाला पॉइंट है कि स्कूल के जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं वो स्कूल के ऊपर ही छोड़ देने चाहिए, जैसे टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, ये सारे डिसीजन उन पर छोड़ देने चाहिए। और जो उसमें बताया है कि
और जो एक सेकंड टाइप की स्कूल होती है वो अपने ऊपर मीन्स वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं, उनका यूनिवर्सिटी से या किसी से कोई कंसर्ट नहीं रहता, वो अपना ही एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं या वो अपने ही डिसीजन ले सकते हैं। सर वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? या सो इसमें कुछ चीजें बहुत नोटिंग है कि दे हैव मेंशन्ड अबाउट दिस कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। तो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में वो सारी चीजें हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन हो गया, एनुअल डे हो गया, क्विज़ेस, डिबेट्स एंड सो ऑन। तो ये चीजें सिर्फ इस माध्यम से अप्रोच नहीं करना है हमको कि ये नॉलेज बिल्डिंग एक्सरसाइजेस है या ये स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस है। दे आर आल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। नाउ अब कम्युनिटी बिल्ड होती कैसे है? हाउ कैन अ स्कूल वर्क टुगेदर? हाउ कैन पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड टीचर्स टुगेदर वर्क समथिंग आउट? तो ये तभी पॉसिबल है इफ एवरीवन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द पेज, मतलब हर कोई एक किसी तरह के अग्रीमेंट में है। One very good example of how annual days can be used to do this is like the things that we do कि हम लोग पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। सो उस केस में हाँ, इन्वॉल्व करते हैं मतलब क्या? इन्वॉल्व करते हैं मतलब we also involve them in decisions as well as the operation of things। तो कोई चीज कैसी दिखनी चाहिए, कोई चीज को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए एंड सो ऑन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें चीजों में मतलब लोगों में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, देयर आर डिबेट्स, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग हैपेंस, बट अल्टीमेटली दे ऑल गेट रिजॉल्व। सारे चीजें रिजॉल्व हो जाते हैं और करने पड़ते हैं हम लोगों को, बिकॉज हम लोगों का टारगेट कुछ और है। It is something higher, so there is a higher purpose involved. Now if you look at the same thing in society, so society mein usually the higher purpose is religious activity, is activity related to patriotism and so on. तो ये बहुत tricky situation है because people, if they are trying to argue about philosophy, if they are trying to argue about religion or नेशनलिटी, पेट्रियोटिज्म, तो बातें सीधी लड़ाई झगड़े और जान पे आ जाती है। सो हाउ टू रेज चिल्ड्रन who have very mature dialogues, who have very mature debates, who have very mature conversations even on controversial topics such as this। तो ये डेफिनेशन होता है कम्युनिटी का कि आपका जो विजन है, आपका जो पर्पस है, दैट इज समथिंग मच हायर than any one person. So it can be about a nation, it can be about a village, it can be about a city, it can be about a mission कि हम लोग कोई चीज अकम्प्लिश करने वाले हैं। So like the annual days are usually mission based higher thinking। तो उसमें जब सब लोग इकट्ठा करके ये सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, हम लोगों के आपस में अगर कोई क्या बोलते हैं, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी आया है, तो भी वी विल मेक श्योर कि वो सब चीजें साइड में हो एंड एनुअल डे अच्छा जाना चाहिए। तो हम लोग एनुअल डे को सामने रखते हुए वी टेक केयर ऑफ ऑल आवर आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स एंड वी पुश अहेड। तो दिस इज हाउ कम्युनिटी बिल्डिंग हैपेंस इन स्कूल्स। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है बिकॉज as we saw earlier also कि teachers function best if they are in a community of children, of other teachers and of various other stakeholders like parents, management and so on। तो इन सब लेवल्स पे अगर हेल्थी डिस्कशंस हो या सब लेवल्स के एक साथ में सब लोगों के बीच में, सब स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर एक लेवल पे डिस्कशन हो, तो then we have ways of moving forward, we have ways of working on these challenges। Yeah।
यस 7.6 ऊपर के सारे उपदेशों को पूर्ण करने के लिए तंत्र स्कूल परिसर इस नाम से एक समूह संरचना की स्थापना की जाएगी। इसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसके पास से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्र और निचले ग्रेड के विद्यालय शामिल होंगे। शिक्षा आयोग का यह सुझाव 1964 और 66 द्वारा दिया गया था, परंतु यह लागू नहीं किया गया। इस योजना में स्कूल के परिसर का दृढ़ता से समर्थन किया गया, मीन्स कंप्लीटली उसका पालन किया गया। स्कूल परिसर का उद्देश्य अधिक संसाधन, दक्षता और अधिक प्रभावी कामकाज जैसे कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ये सारे उद्देश्यों का पालन स्कूल के परिसर में एक्सपेक्टेड है। Sir, would you like to add something? No, I don't think I have anything to add. Shirisha ma'am, Suvidha ma'am. Anyone else? No, sir. तो ये सब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक all these points are different ways how communities can be built together. तो जैसे the heading suggests, that is efficient resourcing and effective governance through schools and school complexes and clusters. तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी अब तक रिसर्च किया है, उन्होंने जो भी अब तक काम किया है, उसमें से ये एक बात तो सही है, और like it's right in your face, it's so obvious कि when people work together, tab the work becomes easier. So it is very necessary to involve schools in these kind of activities. Schools को इन सब activities में actively participate करना चाहिए. Yeah, पूजा मैम. 7.7 इसमें हमें ये बताया है कि इस सब से अभी जो हमने जितने भी पॉइंट देखे, इस सब से हमें क्या फायदा होगा, ये हमें 7.7 में बताया है। उपरोक्त योजना को लागू करने से बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों का सहयोग, विविध विषयों पर आधारित विद्यार्थी क्लब, विविध कार्यक्रमों का आयोजन जो स्कूल अभ्यास, खेल, कला, शिल्प इन पर आधारित हो। जैसे कि स्कूल में होने वाले गेम्स वगैरह, इस पर हमको एक कार्यक्रम वगैरह रखना चाहिए स्कूल में, इससे बच्चों को फायदा होता है। और जो स्कूल कला, अभ्यास, शिल्प इन पर आधारित हो। संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा वर्चुअल कक्षा आयोजित कर उपकरण ICT टूल्स के आयोग से शिक्षकों का साझा योगदान से इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश करना, सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता, बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों के सुधार, इसमें सुधार होता है। मीन्स काउंसलर और जो हम टीचर्स वगैरह अगर बच्चों को ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करे या उन्हें अच्छी तरीके से समझाए, तो प्रेजेंटी भी अच्छी होती है बच्चों की, और इसमें अचीवमेंट भी मिलता है हमें। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंध के माध्यम से अधिक बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, एग्जामिनेशन, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हित द्वारा उठाए जाने वाले कदम जैसे स्कूल को लाभ हो सकता है। पूरी कक्षा व्यवस्था ऊर्जावान और समर्थन बनाने के लिए स्कूल मुख्य, शिक्षक, विद्यार्थी, सहयोग, स्टाफ, माता-पिता और स्थानीय नागरिक के बड़े और जीवंत समूह के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग होगा। मीन्स उसमें बच्चों का, पेरेंट्स का Yeah, you can continue. एक्चुअली
Yes, sir. You can continue. You were explaining this point, right? Yes. Okay. 7.8 स्कूल में कॉम्प्लेक्स व्यवस्था लागू होने से विद्यार्थियों गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। सर्वर डीएसई मीन्स डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्तर पर अर्ध स्वायत्त मीन्स हाफ एटोनॉमी जैसे मैंने बताया था पहले जो हमने देखा पॉइंट में कि कई स्कूल खुद पर ही अवलंबन रहते हैं, जैसे उन्हें कोई यूनिवर्सिटी वगैरह इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो अपने स्कूल के डिसीजन खुद ले सकते हैं और उनको कोई कुछ नहीं बोलता है कि आपने ये सिलेबस क्यों लिया, वो क्यों लिया, वो उसे कहते हैं। और इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार देगा। डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हर स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक यूनियन मानकर आपके साथ काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स डीएसई द्वारा सौंपे काम करेंगे और डीएसई द्वारा सौंपे जाने वाले जिम्मेदारियों को निभाएंगे और संबंधित सारे स्कूलों में समन्वय बनाए रखेंगे। इसमें उन्होंने वही बोला है कि जैसे स्कूल इसमें डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इनका काम होगा कि अगर 2 स्कूल है तो वो स्कूल में उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और वो सारे मींस संबंध अच्छे बनाए रखेंगे और इसमें वो जैसे चीजों का भी यूज करेंगे, जैसे इस स्कूल में कोई चीजें हैं और उस स्कूल में नहीं है, तो अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो सामान भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। तो यही बताया है इसमें। स्टेट पाठ्य रचना क्रम वर्ग का अनुपालन करते हुए आपसी सहयोग के शिक्षा प्रदान करने की दिशा में रचनात्मक कदम उठा सकते हैं, जैसे अभी बताया है, ताकि पाठ्य रचना शिक्षक शास्त्र के निर्धारित स्तरों को पूर्ण करते हुए व्यवहारिक रूप प्रदान करें। व्यवहारिक रूप मीन्स वही जो अभी बोला कि कोऑर्डिनेशन रहा तो हम एक दूसरे को सामान वगैरह दे सकते हैं। Sir, would you like to add something? Yeah, so again and again वो अलग-अलग तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल्स है, स्कूल के बीच में ये कंपटीशन नहीं है, इट इज अ कोलैबोरेशन। तो स्कूल, कॉलेज, ये सारे इन सबके साथ में ये होंगे, कॉम्प्लेक्सेस तैयार होंगे। So ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, these complexes are meant to function together। इसके पहले हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में ये डिस्कस किया था कि ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है। So school complexes are basically clusters of classes and classes नहीं, schools of various levels। तो जैसे प्री स्कूल हो गया, that is foundational, and उसके बाद में मिड स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद you have primary, middle school and जो हायर एजुकेशन के है 10th से 12th तक के, all these, ये सब अगर कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, कोई एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में नहीं है, तो वो वहाँ के जो अलग-अलग एरियाज के जो स्कूल्स है, they'll be working in cooperation, in collaboration, so that वो पूरे एरिया को वो सारे लेवल्स के बेनिफिट्स मिले। So they will have the facilities for everything from preschool till college level, and ये तभी possible है when they have a certain sense of unity between them। they मतलब everyone, teachers, parents, children, and वो unity तभी बन सकती है जब ये सारी activities वगैरह होती रहे। Besides this, there is also the concept of the bonding between these various departments, these various levels। तो वो इसलिए है
सॉरी, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब जिसे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो द पर्सन शुडंट थिंक टू मच, कि अरे मेरे पास ये नहीं है, काश होता तो, एंड ऑल दैट। नहीं, यू नो के द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, द नेक्स्ट स्कूल, द नेक्स्ट प्रीमाइसेस हैज दीज फैसिलिटीज, तो फटाक से उनके साथ में इंटरेक्ट करो। यू सेंड योर team there, you send your children there, and they'll do that experiment or that activity there, and then they'll come back. So it all has to be for collaboration, not competition. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार वहाँ टीचर्स और बच्चे गए तो वापस कभी आएंगे ही नहीं, वो स्कूल के हो गए। So it's not like that. It's a healthy relationship that should form between all the schools and school stakeholders. Pooja ma'am, you can unmute and continue. Yes, sir. So 7.9 इन कॉम्प्लेक्स द्वारा अल्पकालीन और दीर्घकालीन मीन्स शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम संदर्भ में योजना बंद तरीके से काम करने की परंपरा विकसित होगी। स्कूल अपनी योजना बनाएंगे जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सहभाग होगा। इन योजना के आधार पर SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना बनाएंगे। SCDP का मतलब है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर मैनेजमेंट प्लान। इस योजना में कॉम्प्लेक्स के संसाधित अन्य सभी संस्थाओं का संबंध होगा, जैसे सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे वोकेशनल एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन जो स्कूल को कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल एवं टीचर द्वारा तैयार की गई हो। इस योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया जाएगा। इस योजना में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, इसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट नंबर 1 मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। पॉइंट नंबर 2 शिक्षण अधिगम लर्निंग रिसोर्स। 3 भौतिक संसाधन नेचुरल फैसिलिटीज। 4 पायाभूत व्यवस्था मीन्स पायाभूत व्यवस्था में जो बेसिक चीजें जो होनी चाहिए, जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें बेसिक चीज है कि पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए। तो ऐसे पायाभूत व्यवस्था, सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, वित्तीय संसाधन मीन्स पैसा, और स्कूल सांस्कृतिक संबंधी पहल प्रयत्न, जैसे स्कूल के जैसे संस्कृति हम बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी हमारे स्कूल में ले रहे हैं कि बच्चों को इंडियन म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ऐसे स्कूल की तरफ से भी कुछ चीजें होनी चाहिए संस्कृति बच्चों को बताने के लिए अपने भारत की। शिक्षक क्षमता संदर्भ योजना, जैसे हमारे स्कूल में होता है कि टीचर्स के लिए हम लोग जो लर्निंग टीचर ट्रेनिंग वगैरह रखते हैं। टीचर्स की कैपेसिटी या उनकी क्षमता बढ़ने के लिए ये कैंप्स रखे जाने चाहिए। और 9 पॉइंट शिक्षक परिणामों संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करना, यह सारी बातें शामिल होगी। इस योजना में कॉम्प्लेक्स में जो शिक्षक और विद्यार्थी संबंधित है, उनका समूह एक जीवंत अधिगम केंद्र समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा भी होगा। ब्यौरा मीन्स समरी। DSC और अन्य हित धारक SDP और SCDP के माध्यम से परस्पर जुड़ाव बनाए रखेंगे। SMC और SCMC, तो SMC का मतलब होता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और SCMC का मतलब होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। SDP और SCDP के माध्यम से स्कूलों की कार्यप्रणाली और दिशा पर नजर रखेंगे और इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे।
और हर स्कूल में कॉम्प्लेक्स के SCDP को DSE एवं BEO जैसे उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त किया जाएगा, मीन्स अप्रूवल मिलेगा। और इसके बाद DSE इन योजनाओं की सफलता के लिए 1 वर्ष अल्पावधि और 3 से 5 वर्ष विद्यार्थी के लिए संसाधन उपलब्ध करेंगे। जैसे इसमें अगर कोई उन्हें संसाधन की अगर कोई कमी हो, जैसे कंप्यूटर लैब में या लाइब्रेरी में कोई कमी हो, तो ये SCDP ये इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, इन सब बातों का वो ध्यान रखेंगे। Sir, would you like to add something? नहीं, आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन दिस वेरी वेल। तो इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स वगैरह थे, तो वो वही मेन वही चीज़ें समझनी ज़रूरी थी। एंड या शिरीषा मैम, डिड यू वांट टू से समथिंग? ओके। एक्चुअली उसमें जो टर्म्स थे वही उसका फुल फॉर्म देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि किस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं चीजों को। काफी सारे टर्म्स एक ही पैसेज में डाले, काफी बड़ा भी है, वो समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा था, पर पूजा मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। या सो ये जो है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लेवल्स, क्योंकि ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि द मेजर नंबर ऑफ स्कूल्स इन द कंट्री आर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स का और गवर्नमेंट स्कूल्स का हम लोग रेशियो चेक करें तो इट इज ग्रेजुअली कमिंग टू क्लोज टू 50%, बट देन राइट नाउ इट इज nowhere close to 50%. So because if we count the number of education institutes, government education institutes, तो वो कुछ कुछ टुकड़ों में है, कुछ कुछ हायर एजुकेशन इंक्लूड करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, कुछ सिर्फ वोकेशनल है एंड सो ऑन। तो ये जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग को जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, this is because it is very necessary to find out a way to an efficient way to manage this complex system। कि इतने सारे स्कूल्स है, वो स्कूल्स हम लोग गवर्न कैसे करेंगे, वहाँ के टीचर्स को एजुकेट कैसे करेंगे, पेरेंट्स को इंस्पायर कैसे करेंगे, बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। There are a lot of incidents where most of the time of teachers in villages, it goes only in getting the children back to school। वो मतलब उनको घर विजिट कर करके उनको बुलाना पड़ता है वगैरह। तो all these things, the only way it can be managed is having an equally complicated management structure, so that the room for error decreases। So yeah, that is the background of why the system that Pooja ma'am explained is how it is। Should we move on to 7-10? 7. Yes, 7.10 आपस में जोड़ने के लिए, सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए निजी स्कूल में एक और सार्वजनिक से एक ऐसे 2 विद्यालयों को परस्पर क्रिया किया जाएगा। मीन्स दोनों में अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, इसलिए 1-to-1 स्कूल लेकर जिम्मेदारी दी जाएगी वो कोऑर्डिनेशन अच्छा रखने की। एक दूसरे से मिलेंगे और आपस में संसाधनों का लाभ उठाएंगे। इन दोनों प्रकार के स्कूलों के अच्छे परफॉर्मेंस की नोंदनी की जाएगी और उसका वितरण किया जाएगा। मीन्स और उन्हें
पार्किंग स्कूलों के एक्टिविटी में शामिल, हाँ, जैसे दोनों स्कूल मिलकर अपने जैसे आइडियाज वो शेयर करेंगे, और जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि वो सामान वगैरह शेयर करेंगे, तो इस चीजों से क्या होगा कि दोनों स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। कि अभी अगर चीजें नहीं है और अगर हमने किसी स्कूल से ली, तो समझो हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हम उन्हें देंगे तो उनके स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और फिर इन सारी चीजों को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर ऐसे स्कूल अगर ऐसे करती है तो उससे अप्रिसिएशन मिलेगा उन चीजों को, और दोनों को मिला के अगर कुछ नई एक्टिविटी आती है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। सो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yeah. So they are going at long lengths to, you know, ensure that the schools start thinking a bit differently. Collaborate कैसे करना, किस तरह से करना, तो एक collaboration का pattern, मतलब state schools between the state education institutes or national education institutes and government schools and so on, ये इनके बीच का तो रिलेशन रहेगा ही, उसी के साथ साथ you will also have cooperation between private and public schools or private and government schools. तो ये बहुत जरूरी है। तो once again the private school will be forced to फोर्स, मतलब अब उनके पास में कोई वो तरीका नहीं है, सॉरी, कोई वो बहाना नहीं है ये बोलने का कि यू नो वी गिव बेटर एजुकेशन देन द रेस्ट ऑफ द स्कूल्स, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द स्कूल्स आर आल्सो योर रिस्पांसिबिलिटी। तो अगर आप अगर बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो मगर बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी रिस्पांसिबिलिटी। सो दिस इज I think a very important point. छोटा है, but then it is a very important point. So should we move ahead? Yes. And sharing के साथ साथ it will be documented also. Yes. Whatever they are being sharing, that will. 7.11 हर राज्यों को और जिले को बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक बार या अधिक बार जाकर कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे बाल भवन स्कूल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होना चाहिए। जैसे इसमें हमें बताया है कि स्कूल में बाल भवन होना चाहिए। बाल भवन मतलब वहां पर हर चीज की फैसिलिटी होती है, मींस गेम्स या उनको करियर संबंध, मतलब जो भी वो करना चाहते हैं वो वहां पे अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बच्चे वहां पर एक बार या और बार वो जाकर वहां पे ये सब उन्होंने एक्सप्रेस करना चाहिए जो भी उन्हें इंटरेस्ट है। और स्कूल कॉम्प्लेक्स से ये उनका कोऑर्डिनेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे वहां पे जा सके, वो पार्टिसिपेट ले सके, वो उस चीज का लाभ उठा सके। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yeah, so the purpose of these Bal Bhavans is also to engage children. तो ये जो बाल भवन का जो concept है, this is like a daycare kind of thing. The only thing is कि this is a productive daycare. It's not जो अभी डे केयर के नाम पे चलते आ रहा है कि ट्यूशन की जैसे काम करवाते हैं एंड सो ऑन, वो ये उस तरह का नहीं रहेगा। दिस विल हैव थिंग्स लाइक आर्ट बेस्ड थिंकिंग, art related activities, then career related dialogues and discussions, and play related activities and so on. So yeah, that was one. And now the last point. यस, स्कूल पूरे लोगों के लिए सम्मान और उत्सव स्थान होना चाहिए। स्कूल को समाज में एक प्रतिष्ठान का स्थान मिलना चाहिए। मीन स्कूल में सारे लोगों स्कूल ऐसी चीज होनी चाहिए सारे लोगों के लिए समाज में कि उसकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए। और स्कूल स्थापना दिवस पर समुदाय के साथ इसको मनाना चाहिए।
एक दिन पास आउट बच्चों को बुलाकर उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे जो स्कूल जिस दिन स्थापित हुई है वो दिन स्कूल में सेलिब्रेट होना चाहिए, सब टीचर्स के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिलकर वो दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो पास आउट हो गए हैं बच्चे, उनको स्कूल ने बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए। स्कूल को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भूमिका निभाते आना चाहिए। जैसे ये हमारे स्कूल के ऊपर ही जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम स्कूल में ट्यूशन वगैरह के लिए हम लोग जो रेंट पर देते हैं, तो उसमें आगे के पॉइंट्स में उन्होंने वही बोला है कि स्कूल का जो कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग ब्लड डोनेशन या कोई प्रदर्शन, सम्मेलन या ऐसी चीजों के लिए हमें स्कूल रेंट पर देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए क्योंकि फिर समाज में स्कूल की एक रेपुटेशन होती है और कोऑर्डिनेशन इसमें अच्छा होता है। जैसे अगर हम किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो समाज और स्कूल ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और मींस मेल झोल बढ़ेगा। बस आगे के पॉइंट्स में यही बताया गया है। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yeah, so thank you for this. We are done with time. तो अगर कोई questions है तो we can quickly take those up. The concluding point is very important. It is now it is a central focus of the national education policy के हर स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र, मतलब it has a purpose of driving the society of towards progress. So the school is now no more just an institution where people go to get jobs. It is now a place that can cause a revolution, that has to cause a revolution in society. So that purpose has been made very clear with this point. So yeah, if any questions we can take them up, or we can conclude the session. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, so I guess that's it. We can conclude here. Thank you very much for joining in. We'll continue this during the next session.